जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो हैक हो जाती हैं। सोचो एक दिन सुबह आप अपना फ़ोन अनलॉक करते हो और आपके सारे फोटोज, मैसेजेस, इवन बैंक अकाउंट इनएक्सेसिबल हो चुके हैं। रात को 2 बजे मैंने देखा एक एचआर की मशीन आईटी सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। साइबर क्राइम इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू $8 ट्रिलियन से ज़्यादा थी, जो कि जापान की जीडीपी से भी ज़्यादा है। सिर्फ 2023 में रैंसमवेयर अटैक से $30 बिलियन का लॉस रिपोर्ट हुआ था। जो रैंसमवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि इवन एंड यूज़र को टच करती है। हमारे घर पे हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हो सकता है हमने कोई एक वेबसाइट पे गए हो, वहाँ से एक मैलवेयर आया हो और हमारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया। And India is among top 3 most targeted countries in the world. You should trust no one and you should verify at every step when that resource accesses your environment. सोचो एक दिन सुबह आप अपना फोन अनलॉक करते हो और आपके सारे फोटोज, मैसेजेस, इवन बैंक अकाउंट इनएक्सेसिबल हो चुके हैं। आपके कंप्यूटर पर एक रेड स्क्रीन फ्लैश होती है, पे $5,000 इन बिटकॉइन टू अनलॉक योर डेटा। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। हर 39 सेकेंड्स में एक साइबर अटैक हो रहा है। हर दिन दुनिया भर में 30,000 वेबसाइट्स हैक होती हैं और हर साल साइबर क्राइम का टोटल डैमेज $8 ट्रिलियन हो चुका है और ये जापान की जीडीपी से भी ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है, ये सब रोकने का तरीका क्या है? कौन है जो हैकर्स से लड़ रहा है और हमारी ऑनलाइन दुनिया को सिक्योर बना रहा है? दोस्तों, यह है साइबर सिक्योरिटी, एक ऐसी दुनिया जिसमें एथिकल हैकर्स, एआई ड्रिवन सिक्योरिटी और हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट्स मिलकर साइबर विलेंस को हराने की कोशिश कर रहे हैं। आज का एपिसोड इसी साइबर बैटलफील्ड पर है, जिसमें हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के सीक्रेट्स, एआई और ऑटोमेशन का रोल और कैसे आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। गेट रेडी, क्योंकि ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं, एक डिजिटल वॉर जोन का सफर है। वेलकम टू स्विच टॉक। दोस्तों, हर एपिसोड में हम एक ऐसे मेहमान को बुलाते हैं जो अपने फील्ड के चैंपियन हैं, जो ना सिर्फ इंडस्ट्री के मास्टरमाइंड हैं बल्कि गेम चेंजर्स भी हैं। और आज के मेहमान का काम शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन अगर ये ना होते तो शायद आपका बैंक अकाउंट, आपका ईमेल और आपकी पूरी डिजिटल लाइफ हैक हो चुकी होती। ये एक ऐसे बैटलफील्ड में लड़ रहे हैं जिसमें ना तलवार चलती है ना गोली चलती है, बल्कि कोड्स लिखे जाते हैं, एआई को ट्रेन किया जाता है और हैकर्स के छल कपट का तोड़ निकाला जाता है। दोस्तों, मिलते हैं आज के साइबर सिक्योरिटी के मास्टरमाइंड, ऑटोमेशन के आर्किटेक्ट और हैकर्स के सबसे बड़े नाइटमेयर। वेलकम टू स्विच टॉक माजिद सर, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा पहला सेगमेंट है अर्ली करियर एंड चूजिंग साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, आज की दुनिया में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत एक्साइटिंग और फास्ट ग्रोइंग करियर बन चुका है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स की डिमांड इस साल के एंड तक मतलब 2025 में ही 3.5 मिलियन प्रोफेशनल्स तक पहुंचने वाली है। मतलब करीब 35 लाख लोगों की ज़रूरत साइबर सिक्योरिटी फील्ड में होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग आज इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये फील्ड कैसे चूज़ की? क्योंकि जो 20-25 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस ज़माने में साइबर सिक्योरिटी को लेकर इतना अवेयरनेस भी नहीं थी। तो क्या ये पहले से प्लान था या कहानी कुछ और है? माजिद सर, जब आप कॉलेज या स्कूल में थे तब आपका प्लान क्या था? क्या आपको पता था कि आप साइबर सिक्योरिटी में आएंगे या कहानी कुछ और है? First of all, let me also thank you कि it's a pleasure to be here. मतलब coming back to school, I think you always feel nostalgic. So मैं जब यहाँ पे आया तो बड़ा अच्छा लगा. So thank you so much for extending the invitation. बाकी regarding my career, you know, in all reality, जब तक स्कूल में थे तब तो there were a lot of things happening. I was at that time very active in sports. मैं martial arts करता था, taekwondo करता था. So at one point of time, I think up till I would say till my engineering, I was thinking that will be my career. So I used to play professionally. So जब तक मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करी तब ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड लुकिंग एट प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस। तब भी टू बी ऑनेस्ट इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे साइबर सिक्योरिटी एज अ डोमेन में ही जाना है, बट आई वाज इनटू नेटवर्किंग टेलीकॉम एंड देन आई डिसाइडेड टू परस्यू माय मास्टर्स इन नेटवर्किंग टेलीकॉम।
वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाज हमारे करिकुलम का एक पार्ट था, एंड एज यू नो एज वी वर स्टडीइंग दैट, समथिंग दैट काइंड ऑफ समथिंग दैट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग. जब फिर कैंपस प्लेसमेंट का टाइम आया तो अगेन वी वर लुकिंग एट मल्टीपल ऑप्शंस, बट एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन था. बट ऐसा टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं था कि आई वाज काइंड ऑफ क्लोज कि यही मुझे करना है, बट इंक्लिनेशन था. एंड देन ऑफ कोर्स थिंग्स मटेरियलाइज्ड. जॉब जब हुआ, देयर वर मल्टीपल ऑप्शंस इन नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकॉम, बट आई काइंड ऑफ वाज एबल टू, इन अ वे आई नाउ लुकिंग बैक, वाज एबल टू कन्विंस द हायरिंग पीपल एट दैट टाइम कि I would probably be a right fit for cybersecurity. And I think last 20 years I've really enjoyed my professional career in cybersecurity. सर 2000s के अर्ली डेज में साइबर अटैक्स काफ़ी बेसिक होते थे, वॉर्म्स और ट्रोजन्स जैसे सिंपल मैलवेयर. बट आजकल के हैकर्स AI पावर्ड अटैक्स और रैंसमवेयर एज अ सर्विस तक यूज़ करते हैं. रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 में साइबर क्राइम इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू $8 ट्रिलियन से ज़्यादा थी, जो कि जापान की GDP से भी ज़्यादा है. सो आज के 20 साल पहले और आज के साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? I think of course cyber security बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है. जब 2005 जब हम स्टार्ट वर्किंग, तब कैसे साइबर सिक्योरिटी को हम लोग देखते थे. आई मीन इट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट, बट अगर मैं करूं कि इफ़ आई हैव टू पिक अप द टॉप 3 चेंजेस उस इवोल्यूशन में, देन आई वुड से कि सबसे पहली चीज़ जो कि एक बदली है, वो एक ये है कि आज जो अटैक सरफेस जो नॉर्मल अटैकर के लिए होता है, दे लुक एट अटैक सरफेस जो वो अटैक कर सकते हैं. 20 साल पहले द अटैक सरफेस वाज मिनिमल. इट वाज मे बी एंटरप्राइजेस के अंदर वो अटैक सरफेस था जिसको वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे. आज वो अटैक सरफेस इतना बढ़ गया है, इवन एज एंड यूजर आप अपने घर के वाईफाई कनेक्शन पे लॉगिन करके देखेंगे तो यू विल फाइंड यार 15 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कौन से हैं. तो मे बी यू हैव अ फोन, मे बी सम पीपल हैव सीसीटीवी कैमरास, यू हैव अदर सिस्टम्स. सो द अटैक सरफेस व्हिच इज अ गोल्ड माइन फॉर अटैकर, वो इतना बढ़ गया है. सो दैट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट इन लास्ट 20 years. दैट्स व्हाट आई वुड से द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग आई वुड से इज जनरली जब साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो वो एक हम लोग सोचते थे कि एक आपको पेरीमीटर अपना सिक्योर करना है, अटैकर ताकि अंदर नहीं आए. अगर मैं एनालॉजी कंपेयर करूं तो अपन ब्यूटीफुल सिटी जयपुर में है, यहाँ पे बड़े फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, राइट. सो एक कॉन्सेप्ट ऐसा रहता था कि आपको अपना पेरीमीटर सिक्योर करना है ताकि अटैकर नहीं आए, इन्फिल्ट्रेट नहीं करे. सेम कॉन्सेप्ट इज रेलेवेंट इन साइबर सिक्योरिटी. लेकिन व्हाट हैज चेंज ओवर टाइम इज अभी वो पेरीमीटर नहीं है. हाउ ऑर्गेनाइजेशंस हैव इवॉल्व्ड, योर पीपल आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू अ बॉर्डर. आपके होम यूजर्स हैं, घर से काम कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशंस हैं वो कुछ ऑफिस के एनवायरनमेंट में हैं, कुछ SaaS एप्लीकेशंस हैं. सो नाउ यू नो लॉन्गर लिमिटेड टू अ सिंगल पेरीमीटर दैट यू कैन सिक्योर. सो आपके जो साइबर सिक्योरिटी थॉट प्रोसेस है वो भी उस तरह से इवॉल्व होना चाहिए. सो दैट हैज चेंज. सो द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट हैज टू चेंज. तीसरी एंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ विच आई वेरी स्ट्रांगली फील व्हाट हैज चेंज, पहले अटैकर्स जो थे वो इट कुड बी अटैकर सिटिंग इन अ बेसमेंट ट्राइंग टू अटैक, बट नाउ साइबर क्राइम हैज टर्न्ड इनटू अ प्रोफेशनल बिजनेस. इट्स अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री वेयर यू विल फाइंड कि जब मतलब दे हैव सपोर्ट वेबसाइट्स, दे हैव रैंसमवेयर एज अ सर्विस, डीडॉस एज अ सर्विस, जो एक नॉन टेक्निकल लोग भी वो हायर करके साइबर अटैक कर सकते हैं. So it has become a business. It's a multi-million-dollar industry, and it is evolving day by day. So which means that now there are a lot more people who can easily attack, right? And they have a stronger motivation, whatever the motivation could be, nation state, money. So that has also evolved, that it has become an, cyber crime has become a professional industry over time. काफ़ी एडवांस हो गया है. अभी हम देखते हैं रिसेंट कुछ रैंसमवेयर अटैक्स हम लोग एड्रेस कर रहे थे अपने क्लाइंट्स के लिए. So even the messaging in a ransomware, that specific incident I remember was कि ऐसा नहीं था कि वो अपने आप को अटैकर, वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे अटैकर as if they're a company. They were saying that we have encrypted your data using our software. आपको इसकी डिक्रिप्शन की चाहिए तो अपना हमारा सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं. उसको खरीदने के लिए बिटकॉइन से पेमेंट करें. आपको अगर बिटकॉइन खरीदना नहीं आता है, दैट्स एन FAQ. सो इट हैड एन FAQ सेक्शन, इट हैड अ सपोर्ट ईमेल एड्रेस. सो नाउ दे नो लॉन्गर कंसिडरिंग देमसेल्फ कि वो एक साइबर क्राइम है. इट्स एन इंडस्ट्री, दे आर देयर टू मेक मनी. तो गार्टनर की रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक 90% ऑर्गेनाइजेशंस अपने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस को AI ड्रिवन SOCs पर शिफ्ट कर चुके होंगे. पहले SOC का काम सिर्फ अलर्ट मॉनिटरिंग करना होता था, लेकिन आज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और रियल टाइम थ्रेट हंटिंग का ज़माना है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स SOCs जो हैं और कितना ज़रूरी हो गए और किस तरह से ये इवॉल्व हो रहे हैं?
So I think interesting question, and this is मेरे लिए it's one of my core area where I work on, right? So security operations center. So I kind of consult and help companies set up SOCs. And उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, मेजॉरिटी जो मेन डिलीवरेबल SOC का रहता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का रहता है, वो रहता है कि यू हैव अ 24/7 ऑपरेशन जो कि अटैकर्स के बिहेवियर को मॉनिटर करे, डिटेक्ट करे और उनको रिस्पॉन्ड करे, राइट? सो जनरली हम जब सिक्योरिटी मैच्योरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको मैच्योर ऑपरेशन चाहिए, सबसे पहले तो आप मेक इट डिफिकल्ट फॉर अटैकर, प्रिवेंशन कंट्रोल्स डालो, आप फायरवॉल्स डालो, एंटीवायरस डालो, जो भी प्रिवेंशन कंट्रोल्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे अटैकर्स को आने के लिए। लेकिन यू ऑल्सो अज्यूम द फैक्ट दैट वो एक स्मार्ट अटैकर होगा, दे विल बाईपास योर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, दे विल कम इनटू योर एनवायरनमेंट, सो नाउ यू नीड टू मॉनिटर देयर प्रेजेंस, व्हिच इज व्हाट द SOC टीम विल डू। सो दे विल मॉनिटर योर एनवायरनमेंट 24/7। अटैकर अगर अंदर आ गया है तो वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ यार ये अटैकर एनवायरनमेंट में है, आई नीड टू पिक इट अप। जब आप उसको डिटेक्ट करोगे फिर आप उसको रिस्पॉन्ड भी करोगे, ब्लॉक करोगे अटैकर। एंड देन द मैच्योरिटी लेवल आल्सो टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन, प्रिडिक्टिव कंट्रोल्स एज वेल। बट SOC के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखें तो डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स इज द कोर एरिया विद द SOC ऑपरेट्स। एंड अपना बिजनेस हो सकता है कि आफ्टर बिजनेस आवर्स वी मे नॉट बी वर्किंग बट आवर सिस्टम्स आर स्टिल कनेक्टेड, and so are the attackers are still connected, so they're also attacking throughout the time, right? So इसीलिए SOC in an enterprise environment is super relevant, और वो मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में उसके बिना गुजारा नहीं है, is what I would say. एक एसओसी एनालिस्ट को हर दिन एवरेज 11,000 सिक्योरिटी अलर्ट्स मिलते हैं जो मैनुअली हैंडल करना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से SOC ऑटोमेशन, एआई और SOAR जो सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स है, वो उन टूल्स के बिना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। सो MSSPs और एंटरप्राइजेस के लिए एसओसी ऑटोमेशन का फ्यूचर क्या है? सो मतलब SOC अपन क्या कर सकते हैं, एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन could run it for their own environment, but what we generally observe and what we also convey to our customers, clients as well, customers that we work with, is that you could be a banking industry, you could be an education institute, you could be a healthcare provider, आपका core forte security नहीं है, which is why you engage with an MSSP जो कि managed security service providers है। उनका काम ही है, they do this for day in day out as that's in their DNA। तो इसीलिए what we are seeing is lot of enterprises are engaging with MSSPs जो कि उनको engage करके उनसे security services लेते हैं। लेकिन जब हम देखें, again I can relate with some examples in our own organization as well, because we are an MSSP, we serve multiple customers। तो एक SOC analyst जो कि alert देखता है, उसको investigate करता है, in all reality over time that job becomes very mundane, because वो रोज alerts आएंगे, investigate करोगे। So we have to make sure कि हम उसके काम को interesting बनाएं, जो mundane task हैं उसको कम करें, and उसी जगह पे हम automation की बात करते हैं। And you have to again be careful कि क्या चीज़ हम safely automate करें, क्या चीज़ के लिए हमें थोड़ा we have to be a bit sensitive about it। But automation in today's context is very essential for any MSSPs or even end SOC organizations as well। हमारा अगला सेगमेंट है एआई एंड ऑटोमेशन इन साइबर सिक्योरिटी। सर, एआई बेस्ड सिक्योरिटी टूल्स साइबर थ्रेट्स को 10x फास्ट डिटेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू ह्यूमन एनालिस्ट। एक MIT रिसर्च है विच सेज कि एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी 85% तक ज़्यादा इफेक्टिव होती है ट्रेडिशनल मेथड्स से। सो एआई और ऑटोमेशन साइबर सिक्योरिटी में कैसे गेम चेंजर्स बन रहे हैं? So again I can probably pick some examples क्योंकि हम लोग आजकल AI is very interesting domain, बड़ा मतलब of course it's a buzz also, but reality also we are checking how much is actually relevant जो हम use कर सकते हैं। तो we started our automation journey a few years back, हम लोग काफ़ी mature हैं, a good percentage of our work we automate, fully automate, and now we are transforming into an AI driven journey as well। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आज ऑटोमेट भी करते हैं तो मैनुअली ऑटोमेट करते हैं। ऐसे मैनुअली ऑटोमेट करते हैं, हम लोग प्लेबुक्स लिखते हैं। एक कॉन्सेप्ट रहता है कि एक अटैक आया और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये 10 स्टेप्स करने हैं। तो हिस्टोरिकली हम बोलते थे कि वो 10 स्टेप एनालिस्ट है वो खुद की समझ से करेगा। फिर जब मैच्योर हो जाता है आप बोलते नहीं ये डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ के यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो दीस 10 स्टेप्स। बट एज यू मैच्योर मोर देन व्हाट यू डू इज यू ट्रांसलेट दिस इनटू अ टूल जो हम ऑटोमेशन के थ्रू यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं कि 10 में से पहले जो 4 स्टेप्स हैं हम उसको ऑटोमेट करके एक एनरिचमेंट करना है हमें। जैसे कोई आईपी एड्रेस आया, उसने अटैक किया, तो उसकी रेपुटेशन क्या है। अभी क्यों हम एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें वो एक रेपुटेशन डेटाबेस में जाके मैनुअली चेक करे, जबकि मैं ऑटोमेट करके वो सेफली एनरिच कर सकता हूँ।
सो दिस इज यूजिंग एआई जो हम एक्टिवली यूज कर रहे हैं. नाउ दिस इज फर्दर गोइंग इनटू एआई एज वेल, क्योंकि ये जो प्लेबुक्स हम लिख रहे थे अभी हम मैनुअली लिख रहे थे एज एन ऑटोमेशन, बट यू कैन एक्चुअली यूज एआई टू राइट दीज प्लेबुक्स एज वेल, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, वी आर एक्सप्लोरिंग, and it is making us more efficient, and I think it's inevitable for us to start utilizing automation and then further start using AI as well. पहले सिक्योरिटी टीम्स को अलग अलग टूल्स मैनेज करने पड़ते थे, जैसे SIEM फॉर लॉग्स, EDR फॉर एंड पॉइंट सिक्योरिटी और SOAR फॉर ऑटोमेशन. आज AI इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके रियल टाइम थ्रेट रिस्पॉन्स पॉसिबल बना रहा है. सो SIEM, SOAR, EDR और NDR जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये AI के साथ कैसे इंटीग्रेट हो रही हैं, और इनके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं. श्योर. सो सिम जिसे हम बोलते हैं, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये एक तरह से क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हमें अटैक्स को डिटेक्ट करना है, अबनॉर्मल बिहेवियर, अनॉमलस बिहेवियर को डिटेक्ट करना है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए वी नीड टू एनालाइज डेटा विद इन कंपनी, इन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन. So what we do using SIM, which is a security incident and event management, is you collect all the data, you bring the data into a common platform. This is a security data lake. उसके ऊपर हम threat intelligence, मतलब intelligence लगाते हैं कि if we know that this IP address is known to be attacking, this is known to be a malware, so वो intelligence लगा के, या हम अपने detection use cases बोलते हैं, उसको detect करके alerts fire करते हैं जो कि SIM से. So SIM is a primary, I would say, it sits at the heart of a SOC where you ingest all the logs and you use the use cases to trigger anomalous behavior, जो कि analyst monitor करता है. उसमें हमको, क्योंकि हम बात कर रहे थे ऑटोमेशन की, जो SOAR है, जो नेक्स्ट टर्म आपने मेंशन करी, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, वो हमारा हार्ट है जो कि ऑटोमेशन करता है. तो जो अलर्ट्स को हम अपने ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म या SOAR में फीड करते हैं, वहाँ पे वो हम प्लेबुक्स होती हैं, उसके थ्रू वी काइंड ऑफ मैन्यूवर इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट अलर्ट, एंड उसको हमने जब इन्वेस्टिगेट किया यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेशन and also a combination of human intelligence as well, because we cannot negate the human flavor of it, right? So human then will take a final verdict to say that, okay, my automation tool based on the playbook, it has told me these things, now I need to take a call कि ये अच्छा है या बुरा है. अगर वो बुरा है तो I need to take a containment action, उसको मैं ब्लॉक करूँ ताकि वो स्प्रेड नहीं हो malware या अटैकर. सिमिलरली हमको एंड पॉइंट की विजिबिलिटी चाहिए, तो EDR जो टेक्नोलॉजी है, एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स. हमको नेटवर्क की विजिबिलिटी चाहिए, तो हम NDR यूज़ करते हैं, नेटवर्क डिटेक्शन रिस्पॉन्स. आज की तारीख में जो हम सिम के ऊपर डिटेक्ट करना चाहते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर, अगेन ट्रेडिशनली हम लोग उसको मैनुअली वो यूज केसेस लिखते थे कि 10 बार ये इवेंट हुआ तो ये बुरा है, एक ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है या पोर्ट स्कैन हो रहा है. इफ इट हैपेंस 10 टाइम्स और 15 टाइम्स, देन दिस इज अबनॉर्मल, फायर एन अलर्ट. But now using machine learning and AI, we are able to pick up that anomalous behavior not by defining these specific threshold to say that 10 बार हुआ या 12 बार हुआ. हम कह रहे हैं कि HR सिस्टम नॉर्मली HR को कनेक्ट करता है. रात को 2 बजे मैंने देखा एक HR की मशीन IT सिस्टम को कनेक्ट कर रही है, तो ये abnormal behavior है, right? So my machine learning knows कि normal behavior is this, it has to go from a direction of A to B, but today it has gone in a direction from A to C. It looks abnormal. So ये मेरा machine learning baseline के against है, तो वो anomaly trigger करता है. और ये क्योंकि ये लास्ट डेटा सेट्स पे अपन काम करते हैं, both in terms of EDR, NDR and SIM, so we are able to use AI to trigger this anomalous behavior, and again it is super relevant, and what we are seeing is that it will continue to evolve further as well. AI साइबर सिक्योरिटी को स्मार्टर बना रहा है, लेकिन अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है. गूगल के एक स्टडी के हिसाब से AI ड्रिवन सिस्टम्स 99% मैलिशियस थ्रेट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% को इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. यानी ह्यूमन एनालिस्ट का रोल अब भी क्रिटिकल है. सो AI ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन और मैनुअल इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बीच का जो बैलेंस है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, और हम इस कन्वर्सेशन में काफ़ी बार अपने क्लाइंट से या इंटरनली ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि व्हाट इज़ द राइट पॉइंट कि हम ऑटोमेशन AI को फुली ट्रस्ट करें और कहाँ पे हम ह्यूमन वैलिडेशन का वेट करें. तो हम लोग बोलते हैं it's a gradual journey. So first thing what you can utilize your tool for using automation and AI is what is non-intrusive. तो हम जैसे एक होता है कॉन्सेप्ट कि आप एनरिच करते हो अलर्ट से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स को. सो दिस इज नॉन इंट्रूसिव. ऑल यू आर डूइंग इज वैलिडेटिंग कि इसका रेपुटेशन कैसा है, इस एसेट की क्या क्रिटिकलिटी है. सो दिस इज ऑल नॉन इंट्रूसिव. तो वो इन्वेस्टिगेशन में अपन एंड टू एंड ऑटोमेशन या AI आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क.
Now the next step is जब आपने conclude किया ये बुरा है, now you need to do a blocking of an attack. So now you have a risk if you don't control it, if you don't do a validation, you could end up blocking a published web server. पता लगे आपकी एक retail company है, आपने web server को isolate कर दिया, तो आपकी पूरी इंडस्ट्री डाउन होगी, राइट? आप एक बैंकिंग कस्टमर है, आपने अपनी वेबसाइट डाउन कर दी. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको कंट्रोल्ड फैशन में ग्रेजुअली देखें, जहाँ पे हमें सर्टेनिटी है कि मेरा ऑटोमेशन की फिडिलिटी 100% है, एक्यूरेसी 100% है, देन आई कैन एनेबल एन ऑटोमेटेड प्रिवेंशन और कंटेनमेंट एज वेल. बट वी ऑल्सो रिकमेंड इट हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस. इन्वायरमेंट को लर्न करें, मेक श्योर दैट वी रियली अंडरस्टैंड द रिपोकेशंस ऑफ दैट कंटेनमेंट एंड देन यू एनेबल इट. सो ग्रेजुअली गो फेस बाय फेस फॉर दैट. AI बेस्ड एथिकल हैकिंग टूल्स जैसे कि डीप एक्सप्लॉइट खुद से वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन AI अभी तक आउट ऑफ द बॉक्स ह्यूमन थिंकिंग और इंट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर पाया है. क्या AI एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को रिप्लेस कर सकता है? I think this is also very very interesting and we are seeing more and more. So अभी हम जो देख रहे हैं, there are a lot of automated pen testing solutions that are already in the market very actively, and we've also started exploring them as well. So अभी हमारे जैसे हमारी कंपनी में एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी की टीम भी है, very talented. I actually envy them. बहुत ही talented लोग हैं. They are able to breach into whatever they want, but for of course they have a guideline of being ethical, so they don't fortunately cross that guideline. But what we are seeing is that because it's a human driven effort, so it will be it will be cost wise it will be expensive because you need human to do that job, right? But what we are seeing is we are now starting to use automated pen testing solutions. So wo kuch level tak automate karega, and even AI is coming in the similar flavor as well, that it is able to develop tools for us to carry out ethical pen testing, carry out offensive test. बट वॉट वी आर सीइंग इज इसमें एक फ्लेवर और भी आता है कि आप एक लॉजिक वैलिडेशन भी करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर रहा हूँ, सो कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरा टूल कर सकता है, बट देर इज समथिंग विच अ ह्यूमन बिहेवियर, जैसे ह्यूमन बिहेवियर कैसे नेविगेट करता है एक एप्लीकेशन को, तो वो हम वी स्टिल एक्सपेक्ट ह्यूमन टू कैरी दैट आउट, टू फाइंड आउट कि उसके अंदर कोई वनरेबिलिटीज हैं क्या, उसके अंदर कुछ ऐसा मलिशियस कोड है क्या जो कि अटैकर को अटैकर का एंट्री पॉइंट बन जाए. So we see right now, what we see is it's a combination of both. Over time, I still feel humans will still be relevant, but I think the growth is very fast pace on AI, so we will see how it evolves as well. हमारा अगला सेगमेंट है साइबर थ्रेट्स, रिस्क्स एंड अटैक्स. सर, सिर्फ 2023 में रैंसमवेयर अटैक से $30 बिलियन का लॉस रिपोर्ट हुआ था, and India is among top 3 most targeted countries in the world. और फिशिंग अटैक्स 2023 में 47% बढ़ गए. आज के सबसे डेंजरस साइबर थ्रेट्स कौन से हैं? रैंसमवेयर, फिशिंग या नेशन स्टेट अटैक्स? आपने जो तीनों मेंशन किए वो बहुत कॉमन है. द ओनली कॉन्टेक्स्ट इज नेशन स्टेट की अपन बात करें तो वो जनरली लिंक करते हैं साइबर वॉरफेयर से, जो कि आजकल कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं, नॉट जस्ट इन द फिजिकल आर्मी और द एयरफोर्स और द नेवी, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू साइबर वॉर्स, राइट? एंड हम देख रहे हैं उसके इम्प्लीकेशंस, and examples आते रहते हैं बीच में, and some of them are very sensitive to even talk about as well, because not a lot comes in media, but we see certain countries, they build malwares to bring down other countries' defense system. So वो state sponsored, जिसको हम state sponsored attack बोलते हैं, cyber warfare में आते हैं, वो भी हो रहे हैं. The only thing is that it may not impact all the sectors, it will impact certain sectors in a country. राइट? सो फॉर एग्जांपल आप एक कंट्री की गवर्नमेंट ओन ऑयल एंड गैस कंपनी है, आप एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंट्री का इम्पैक्ट हाई होगा, राइट? अब तो उसके अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड जो साइबर वॉरफेयर रिलेटेड नेशन स्टेट अटैक्स आते हैं, वी सी देम एज वेल, बट वो एक बहुत कॉमन नहीं होते. वेयरएज जो रैंसमवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि इवन एंड यूज़र को टच करती है. हमारे घर पे हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हो सकता है हमने कोई एक वेबसाइट पे गए हो, वहाँ से एक मैलवेयर आया हो और हमारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया, एंड नाउ द अटैकर्स आर सेइंग दैट ओके पे मी दिस मच मनी इफ़ यू वांट टू गेट योर डेटा डिक्रिप्टेड. वो बहुत कॉमन है. और जनरली व्हाट वी सी इज, जो हम एक नॉर्मल एक माइंडसेट की भी बात करते हैं अटैकर्स की, जनरली जो नेशन स्टेट अटैकर्स हैं वो उनका जो मोटिवेशन है वो of course it's getting funded from that context, right? Whereas then you also have script kiddies or not so motivated attacker, they are randomly trying any attack target. उन्होंने कोशिश किया एंड यूजर के बहुत सारे अटैक करने को, हो सकता है उसमें से 4 फेल फॉर इट, एंड नाउ दे कैन आस्क रैंसम एंड मेक मनी आउट ऑफ इट.
So this is again not a very focused attack, but script kiddie is trying to attack everyone. But then what we also see phishing attacks which are focused to let's say attack an organization. So phishing is basically an it's a process of where the attacker will try to persuade you into, let's say, clicking a link which comes to you as an email, and then this link can potentially either ask you for credentials, so you might end up giving you credentials, या फिर हो सकता है उस लिंक पे अपन क्लिक करेंगे तो वो malware डाउनलोड हो जाएगा हमारे लैपटॉप के ऊपर या मशीन के ऊपर, एंड देन दे विल डू encryption. एंड आजकल एक कॉन्सेप्ट रहता है डबल एक्सटॉर्शन का भी. व्हाट दे डू इज, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट दे डू इज दे कम इन योर एनवायरमेंट, दे copy all the data, they exfiltrate the data out. So they've taken the data out, and then what they do is then they encrypt your data. उसके बाद बोलेंगे कि आपको एक मैसेज छोड़ेंगे कि ये आई हैव encrypted your data, this is the amount of BTC that you need to pay or crypto that you need to pay for you to decrypt that data. तो आप बोलोगे, हो सकता है कुछ केस में ऑर्गेनाइजेशन बोलती है ओके आई विल पे बिकॉज आई डोंट हैव अ बैकअप. कुछ केस में ऑर्गेनाइजेशन बोलती है नहीं, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट बिकॉज आई हैव बैकअप्स अवेलेबल, सो इट्स ओके इफ इट्स एनक्रिप्टेड, इट्स फाइन, आई कैन डिक्रिप्ट इट यूजिंग माय बैकअप्स. उस टाइम पे अटैकर्स बोलते हैं कि नहीं, आई ऑल्सो हैव एक्सफिल्ट्रेटेड योर डेटा आउट, सो इफ यू आर कंसिडर्ड अबाउट द रेपुटेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम गोना सेल इट एंड पब्लिश इट पब्लिकली, saying that I have this company's all the user data, customer data available with me, right? So फिर आप as an organization, then you kind of on your knees trying to figure out what to do, right? So I mean all of them are I would say are there, but what we see is ransomware are very common because these are easy money for attackers, and they're very easily able to make money out of it, which is what the good percentage of, I would say, cybercrime business comes out from ransomware kind of money as well. Yeah. सर कई बार ये देखते हैं जैसे व्हाट्सएप पे आता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा हुआ है, बट स्टिल वी हेयर पीपल सेइंग, या जैसा हमें आइडिया भी है कि फिर भी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो हैक हो जाती हैं, और सेम इज़ द केस विद इंस्टाग्राम और फेसबुक की लोग अकाउंट को हैक कर लेते हैं, फिर वही पर्सन बन के वो मैसेज करते हैं अपने फ्रेंड्स को कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है एंड ऑल दैट. सो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? So देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जो जैसे व्हाट्सएप इंक्रिप्शन करता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है, so which of course makes it very difficult for attacker to break that encryption which is in transit. जैसे हम so with now quantum related decryption algorithms you are able to do that as well. But I will tell you what is more common is attacker is not really decrypting this. What attacker is actually doing is very easily it is compromising our mobile endpoint, right? So now they are able to read the data because they are actually sitting in a malware form on your mobile, right? On our mobiles, right? So even before that, so they are not looking at the channel of the data, but before it originates, right? Which is where they are able to actually, read your messages, forward all the messages that they want. So they don't really have to worry about, overheads of decrypting the channel. So, and which is a very easy target for attacker. वो क्या करेंगे, अपने को एक malicious link भेजेंगे, हो सकता है हमने क्लिक किया होगा, और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर जैसे आते हैं, हमको कुछ कई बार प्रॉम्प्ट भी नहीं करते, इवन अ मैसेज गेट्स डिलीवर्ड ऑन अ फोन विदाउट अस enabling it, without us clicking on a link also, it is able to execute itself, which means that it is now present in our phone. So हमारे सारे phone recordings it has access to microphone, it has access to camera, it has access to everything that is there on the phone, right? So now using this, they are able to kind of conduct extortion as well. दूसरी चीज़ जैसे अपन देखते हैं आज काफ़ी कॉमन कि किसी ने फेसबुक अकाउंट सो कॉल्ड हैक कर लिया एंड देर आस्किंग फॉर मनी. Again, what we see most common, they haven't, in some cases they do hack, and which is also possible using phishing attacks as well. But very, very common that we see is that they don't really hack, they do impersonation. So they create an impersonated profile of you, pretending to be you, and then trying to, kind of lure your contacts into the need that, I need this urgently. So majority जो हम देखते हैं वो impersonation related होते हैं end user के लिए, right, rather than actually hacking. But hacking भी possible है, और it's not, अगर कोई motivated attacker है तो हम, क्योंकि मैं बताता था हमारी offensive team है जो मैं काफ़ी envy करता हूँ, their success rate whenever they go for an ethical hacking kind of an engagement is 100%. 100% of the time, whenever they are intending to compromise an organization, they are able to get to the topmost level of privilege in that company. So if you think of it, which explains that if there is a motivated attacker, right, अगर उसका गोल है कि मुझे कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है, they will find one weak link, they will find one
employee, innocent employee who would end up clicking on a link, who will get the malware injected. So you will get all the access to the environment, right? So it's not, it is a reality, it is not difficult. So हम बल्कि हमारी मैसेजिंग के हम कस्टमर से भी जब बात करते हैं या हम जब कंसल्ट करते हैं तो we always explain to to organizations that breaches are now in today's context are inevitable. So we have to, our strategy from a cybersecurity perspective should not stop from blocking a breach. It has to think post that. Cyber resiliency के concept का हम बात करते हैं, which is around अगर breach हुआ, जो कि होगा, आज नहीं तो कल होगा, 2 साल बाद होगा, तो हम उससे recover कैसे करेंगे? हमारे लोग कितने informed हैं to come out of a cyber breach scenario. So assume breach scenario, हम उसको एक technical term use करते हैं, that you should have an assume breach scenario. And that should define your resiliency approach, that how soon I can come out of the situation. हम कई बार देखते हैं मतलब इस तरह के incidents and कई बार real life में we come across a lot of scenarios where when customer sees an attacker and they engage us to help them come out of a situation, and while investigating we find out कि attacker आज नहीं है, ये 2 साल से वहाँ बैठा हुआ है. So attacker has been just that the attacker has decided not to show its presence. वो अटैकर का ही वो इंटेंशन है, मे बी वो साइलेंटली डेटा एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहाँ बैठा है, आपके क्रेडेंशियल्स वो डार्क वेब में बेच रहा है, ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, राइट? बट मे बी 2 साल बाद उसने बोला कि ठीक है यार बहुत हो गया, अभी मुझे बाहर आके बताने दो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उसने फिर बोला कि मैं रैंसमवेयर कर रहा हूँ या वट एवर दे डिसाइड, देन दे डिक्लेयर देयर प्रेजेंस. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज हु इन्वेस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर इन साइबर सिक्योरिटी, राइट? तो आप देखिए यू कम अक्रॉस की फेसबुक में कुछ मतलब अपन तो एंड यूजर की बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में AWS के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं. दे हैव द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, राइट? So even if they can get breached, I think we have to prepare the mindset that breaches will happen. It's okay not to get embarrassed, but make sure that we have a plan to come out of a situation at the earliest with the minimal impact to our business. एक AI पावर्ड डीप फेक स्कैम में एक चाइनीज फर्म ने अपने CFO का फेक वीडियो कॉल बनाया जिसमें स्कैमर्स ने $25 मिलियन का फ्रॉड किया. AI जनरेटेड साइबर अटैक्स और डीप फेक स्कैम्स कितने डेंजरस हो सकते हैं? आई थिंक हम देख रहे हैं AI काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में हम साइबर सिक्योरिटी से पहले भी हम बात कर रहे थे. AI हम एक तो कहते हैं कि अच्छी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन यूज AI फॉर ब्लॉकिंग एंड टू गेट बेटर इन डिटेक्टिंग साइबर थ्रेट. लेकिन फैक्ट ये है कि हमारे पास एज एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एंड यूजर, वी स्टिल हैव गार्ड रेल्स. बिकॉज हमारी कंपनी बोलती है कि AI को ये डेटा मत दो, ये मत करो, वी हैव रेस्ट्रिक्शंस. वेयरएज हैकर्स के पास, अटैकर के पास कोई गार्ड रेल नहीं है. उनके पास भी वही टूल्स अवेलेबल हैं और उनको कोई गार्ड रेल नहीं है. सो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट with the same available AI. Very common. They are now, you need X level of knowledge to make a malware, to be a good hacker, right? Now you need just some simple prompt, good prompts to generate a malware. Maybe we talk about responsible AI, जिससे कि हम restrict करते हैं AI models को कि malicious चीजें generate नहीं करें. But there are, you can do prompt engineering to generate these malwares. So attackers have access to the same set of AI models with no guardrails, with no restrictions. So I think what we see is AI will help attackers a lot. Deepfake related attacks हम देख रहे हैं. We have come across scenario where attacker actually impersonated entire CXO organization for an employee in a deepfake kind of a conversation and was able to convince the innocent victim into transferring some funds because he thought he's talking to the CFO of that company, which was AI generated content. So this is all a reality we are in today's context. Yeah. Microsoft और Google दोनों ने जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी को फ्यूचर का बेस्ट मॉडल डिक्लेयर किया है क्योंकि ऑलमोस्ट 81% साइबर ब्रीचेस पासवर्ड रिलेटेड होते हैं. जीरो ट्रस्ट का जो सिंपल रूल है वो कहता है कि नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई. सो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और ऑर्गेनाइजेशन इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? So zero trust में the concept is that I mean it's simple as the word also says that you should not trust anyone, even if it's your internal employee or an external user. Everybody should start from a trust level of 0. Right? So चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कनेक्टेड लैपटॉप हो जो कि मेरे ट्रस्टेड एम्प्लॉय का जो 10 साल से काम कर रहा हो. इट इज नॉट दैट आई एम डाउटिंग दैट पर्सन, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ malware may be sitting on that machine because
वो लैपटॉप लेके घर भी जाता होगा, घर में जाके कुछ समथिंग कैन गेट कनेक्टेड, समथिंग कैन कम इन. सो द प्रिंसिपल ऑफ जीरो ट्रस्ट सेज दैट you should trust no one and you should verify at every step when that resource accesses your environment. अगर उसने कोई एप्लीकेशन एक्सेस किया तो आप फिर से वैलिडेट करोगे कि ये वही यूजर है क्या. अब उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है विच वी कैन टॉक अबाउट, सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज ट्रस्ट नो वन, ऑलवेज वेरीफाई. दैट इज द कोर प्रिंसिपल वी टॉक अबाउट इन जीरो ट्रस्ट, बिकॉज जैसे अपन बात कर रहे थे पहले कि हमारे यूजर्स नॉट लिमिटेड टू ऑफिस एनवायरनमेंट, दे आर आउटसाइड एज वेल. So you have to make sure that you always verify any access into your environment. सर, सोलर विंड्स अटैक एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें ऑटोमेटेड सप्लाई चेन अटैक का यूज़ करके हैकर्स ने करीब 18,000 कंपनीज और यूएस गवर्नमेंट तक के नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था. तो कोई ऐसा रियल लाइफ साइबर अटैक का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जिसमें स्पेसिफिकली ऑटोमेशन ने मेजर रोल प्ले किया हो? Yeah, sure. I can share, and I think something again. This is very common as well, and we have been able to do it. Contain it using automation. And again, use the example of a phishing-related attack, and also maybe elaborate a bit of how much it can expand if it is not controlled, and how an automation can help. And in our context, I'll give you that example as well. How we were able to contain it. So normally, क्या होता है कि एक phishing attack आया, and attackers एक बंदे को टारगेट नहीं करेंगे, दे मे हैव टारगेटेड 50 पीपल, राइट. सो एक उसने एक malicious लिंक भेजा, एंड दिस इज एक्चुअली हैपेंड इन फॉर वन ऑफ अ क्लाइंट. दैट malicious लिंक केम, इट लैंडेड ऑन ऑल द मशीन्स, एंड नाउ वन ऑफ द पर्सन रिपोर्टेड इट, और वन ऑफ द दैट सेइंग दैट ओके, आई सी सम मेल डज नॉट लुक, इट मेल लुक सस्पिशियस. It came to us, and now we had an automation, end-to-end automation through that. What we were able to do is, when the email comes saying that okay, this is a possible phishing email, so using automation engine, there's a technology called sandbox where we detonate a link, find out उसका behavior क्या है, या detonate a file, उसका behavior क्या है, क्या वो encrypt करने का कोशिश कर रहा है, क्या वो data steal करने का कोशिश कर रहा है, क्या वो password compromise करने का कोशिश कर रहा है. So when we run that in the sandboxing environment, we are able to conclude the verdict कि यार ये it is a phishing attack. So and this user has reported. So now if I will do it manually, maybe this part also I will have to do it manually, and then I will contain that for that machine. But normal scenario में क्या होता है, जैसे मैं कह रहा था कि वो एक मशीन को नहीं अटैक करना, वो 50 मशीन को भेजा होगा. So now we have automation playbook. As soon as it figures out this is abnormal, then the playbook automatically goes to your email security email server saying that ये mail किस को और गया है from this source email address or this header or the content. So it is now able to find out कि ये email इसको नहीं, इसके अलावा 50 लोगों को और गया था, and this is fully automated. Now the next step is इस email पे किसने क्लिक किया है, यूजिंग प्रॉक्सी लॉग्स, क्योंकि सारा ट्रैफिक जाता है वेब प्रॉक्सी से एंटरप्राइज एनवायरनमेंट. यूजिंग प्रॉक्सी लॉग्स वी आर एबल टू फाइंड आउट कि इस 50 में से ये 5 लोगों ने इस ईमेल पे क्लिक किया है. देन वी आर ऑल्सो एबल टू अगेन यूजिंग ऑटोमेट फाइंड आउट कि इस ईमेल पे किसी ने कुछ क्रेडेंशियल्स तो नहीं डाला. दैट ऑल्सो वी आर एबल टू फाइंड आउट थ्रू प्रॉक्सी लॉग. And now, after investigating that one user was compromised, now we have 50 machines that the phishing email was delivered, of which 10 people or 5 people, whatever it may be, had clicked on the link, given the credentials. So we can now go back using end-to-end automation. There's a feature called clawback. We can pull that email out. We can delete it from the mailbox जहाँ पे वो deliver हुए, जिसने credentials दिए हैं. We can integrate with your identity server जहाँ पे passwords maintain होते हैं, and we can even reset credentials as well. So this end-to-end process अगर एक human करेगा तो उसमें घंटों लगेंगे. Again, phishing related attack का जो time frame होता है इतना fast होता है that we cannot depend on hours or days for it to happen. So using automation, we are actually able to do it in seconds, right? And this is a real life example where we run phishing playbooks for our customers. And I think in today's context, with all the advancement, complexity, I think it's essential for us to utilize such kind of automation capabilities. सर, इस बात से एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया कि आजकल ईवीएम को लेकर भी हम सुनते हैं कि ईवीएम कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? See, it all depends, and this could get a bit political as well. So it's an interesting point. No, we are entirely talking from the technological perspective. Technology perspective, if it is a connected system, if it is a system that can be connected, either at the time when it is being used. So for example, जब वो use हो रहा है, क्या उसके कोई does it allow any external connection, चाहे वो Bluetooth हो, चाहे वो Wi-Fi हो, चाहे वो physical connection हो, कि maybe एक console cable के through मैंने connect किया अपना system and now I have access to the code, right? So that is, if it is a connected system, it can be manipulated.
So that is a fact. If it is a connected system, it can be manipulated. But what is also more probable is even before, so when you are building the chip, right, you can put whatever fraudulent logic you want to put in that chip, right? So that is possible. But the fact is, normally we say, if a system can be connected by an hacker, it can be compromised. You can flaw the logic. You can say it's as simple as that. You're pressing a button. You expect when this button gets pressed, it should get registered under Y. But you can simply have a logic to say that no, even if this button is pressed, you should have a logic to maybe get it logged against someone else. But yeah, so it is technically, I think these, even you see big entrepreneurs of the industry. Elon Musk also says that if it is anything that can be connected can be compromised. तो हमारा अगला सेगमेंट है ब्लॉकचेन एंड द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सर, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योर रखने के लिए ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है और इस टेक्नोलॉजी से टेम्पर प्रूफ डेटा सिक्योरिटी भी पॉसिबल है। तो एक तो सर आप ये बताएं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, हमारे व्यूअर्स को एज अ लेमैन अगर कोई समझना चाहे, और आप ब्लॉकचेन को साइबर सिक्योरिटी के किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिक्योर फ्यूचर की गारंटी कर सकता है? So maybe I'll start कि थोड़ा सा blockchain का background भी मैं थोड़ा सा देता हूँ and how it actually came into life, right? So I think sometime in October 2008 जब इसका first time white paper publish हुआ था, which was around Bitcoin, which was kind of the first application जो कि blockchain use करती है. So 2008 के अंदर ये publish हुआ था for peer-to-peer transaction. So the concept, जबकि देखा जाए तो थोड़ा सा ये I call it was slightly rebellious thought जो उसकी birth थी. I think there were people who thought that to decentralize the control of financial system. So that was the thought process where it was developed with the concept of kind of breaking it down, decentralizing, giving the power, taking the power away from a centralized system or the banks to decentralized system to people. So that was the original concept. And उसके ऊपर एक दो चीज़ जो parameters है जो security को kind of plug करते हैं, it was immutable, that once you write something on basically what it does is it's a distributed ledger. कोई भी transaction होता है वो एक block में write होता है and then it forms a chain. So which is why it is called a blockchain. And each block, once it is written, it's immutable. It cannot be rewritten. So so you cannot go back and rewrite something that has already been done. तो जब हम सिक्योरिटी को देखें, सिक्योरिटी में एक कोर प्रिंसिपल फंडामेंटल की हम बात करते हैं CIA जिसे बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू ऑन सिक्योरिटी इन साइबर सिक्योरिटी eventually evolves around this CIA, confidentiality, integrity and availability. So इसमें जो दो पैरामीटर्स हैं, जो इंटीग्रिटी है, वो ब्लॉकचेन is fundamental to that once you write something in a block you cannot go back on it. So it ensures the integrity of data. दूसरी चीज़ हम अवेलेबिलिटी की बात करें, क्योंकि हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम से उसको डीकपल करके डिसेंट्रलाइज कर लिया. Now if someone brings down one of the node in your network, right, so it will not impact the entire transaction, right? So that is how it ensures that availability is also there. So blockchain जब हम देखें, काफ़ी सारे use cases security में plug in करते हैं. So for example log tampering एक challenge है security के अंदर. So if you use blockchain you can address that problem of log tampering. DDoS अटैक्स जो होते हैं जिसमें वो इंटेंशन होता है अटैकर का टू ब्रिंग डाउन सिस्टम्स, उसको जब हम ब्लॉकचेन के थ्रू अगर डिसेंट्रलाइज कर लें, सो वो वी कैन एड्रेस दैट थिंग, विच इज़ वाई अभी जो रियल वर्ल्ड अडॉप्शन है हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन कैन बी अ पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, कैन बी प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स एज वेल, और हाइब्रिड एज वेल. सो हम साइबर सिक्योरिटी में भी इवन फ्रॉड प्रिवेंशन के अंदर वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लॉकचेन यूज केसेस. इनफैक्ट वी रन सम बैंकिंग रिलेवेंट यूज केसेस टू प्रिवेंट बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड. So what I feel, blockchain has good use cases to address cybersecurity risks. Having said that, if it is a magical wand that will solve all our cybersecurity problem, unfortunately the answer is no. There's a lot more that we need to do in cybersecurity apart from the what blockchain addresses it. So it will help, which is why we are seeing more and more adoption. But there are a lot more things that needs to happen along with it as well. सर, जैसा आपने बताया, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से पासवर्ड्स का ज़माना ख़त्म हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों ही इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का इम्पैक्ट एंटरप्राइजेस पर क्या होगा?
सो आई थिंक इट विल हेल्प. सो फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल, जैसे मैं डीडोस की बात कर रहा था, तो हर एंटरप्राइज के अंदर एक सर्विस होती है जिसको हम डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सर्विस. सो दिस इज अ सर्विस विच काइंड ऑफ रन्स हेल्प्स आवर होल इंटरनेट टू वर्क. बिकॉज हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, सबसे पहले उसका नेम रेजोल्यूशन होना चाहिए. सो विच इज व्हाट डीएनएस प्रोवाइड्स. क्योंकि अटैकर्स को भी पता है ये कोर सिस्टम है. इफ आई ब्रिंग डाउन द डीएनएस, आई विल एक्चुअली ब्रिंग डाउन द इंटरनेट एज वेल. राइट, अगेन देयर आर मल्टीपल डीएनएस सर्वर्स, बट इन एन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट, अगर अटैकर उसका डीएनएस को, इफ इंटेंडिंग टू ब्रिंग डाउन द डीएनएस, उसका एक तरह से क्राउन ज्वेल है, इट विल बी अ टारगेट फॉर देम. सो अगर उसको हम डिसेंट्रलाइज कर लें, सो वी आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अटैकर. सो इस केस में जैसे ये है कि आप, ब्लॉकचेन इज हेल्पिंग यू टू प्रिवेंट अगेंस्ट डीडोस रिलेटेड अटैक्स. लॉग, जैसे लॉग टैम्परिंग की बात कर रहे थे, या आइडेंटिटी मैनेजमेंट भी अगर सेंट्रलाइज है, उसको हम डिसेंट्रलाइज कर लें तो इट विल हेल्प. सो वी आर सीइंग, ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडरस्टैंडिंग कि ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस जो हम अडॉप्ट करें, एंड वी आर सीइंग दैट बीइंग अडॉप्टेड इन द इंडस्ट्री एज वेल. तो एआई और ब्लॉकचेन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है. एक तरफ एआई थ्रेट डिटेक्शन इंप्रूव करेगा, दूसरी तरफ ब्लॉकचेन टेम्पर प्रूफ सिक्योरिटी बनाएगा. बट क्या आपको लगता है कि एआई और ब्लॉकचेन मिलकर साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? I think that's a very, very interesting point, I must say. So, see, हम AI की अभी तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि how AI is helping us get better in cyber security. But I think something that we briefly discussed, in previous conversation as well, that there are hackers also having control of AI, right? So, and they are not having any guardrails to prevent them from the usage, right? So overall, I think if we don't use, मैं rather उसको, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लिप करूं, कि आज के टाइम में ये इनएविटेबल है, वी हैव टू यूज इट. अगर हम एआई यूज नहीं करेंगे, या इवन ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन जो एड्रेस करती हैं यूज नहीं करेंगे, तो वी विल बी लैगिंग बिहाइंड इन द रेस टू डिफेंड. बिकॉज जो दूसरी साइड पे काउंटर है वो लोग तो यूज करेंगे ही करेंगे, राइट. सो इट इज मस्ट, इट इज नो लॉन्गर, आई वुड से कि कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो भी चलेगा. So I think we have to stay relevant in the race to defend against the cyber attacks. I think we have to adopt to these advanced technologies as well. सर, एप्पल और गूगल दोनों पासवर्डलेस फ्यूचर पर काम कर रहे हैं, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी इसका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं. तो फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि ये पासवर्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो सकता है, और अगर हाँ तो क्या इसके ऑल्टरनेटिव होंगे? आई थिंक दैट वी आर सीइंग, क्योंकि एक अटैकर के लिए जनरली जब भी उसको एक एंड यूजर को कॉम्प्रोमाइज करना है, पासवर्ड इज वन प्लेस. क्योंकि हमें पता है कि हम बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड यूज करते हैं. ऑफ कोर्स उसको डिफिकल्ट करने के लिए हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, जिसमें एसएमएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, पासवर्ड जनरेटर्स हो गए, सिंगल टाइम पासवर्ड जनरेटर्स हो गए. तो वो जनरली, वी आर मेकिंग इट डिफिकल्ट. बट हैविंग सेड दैट, having a static password is still a problem. I think for a common man, अभी क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशन होती हैं जो हम एक्सेस करते हैं, तो हाउ डू वी मेक श्योर कि पीपल रिमेंबर देयर क्रेडेंशियल्स एंड देन दे एंड अप राइटिंग पासवर्ड्स एट डिफरेंट प्लेसेस. So we are seeing, especially in enterprise organization, I think वो percolate होगा, to common people as well, to move away from static passwords. अभी आप देखेंगे, without even realizing, we use face IDs on our phones, right? So which is moving away from, from static password based authentication, right? हालांकि अभी वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करता है एग्जिस्टिंग स्टैटिक पासवर्ड को. फर्स्ट टाइम हम एक पेन देते हैं, पासवर्ड देते हैं, और उसको बोलते हैं कि फेस आईडी भी अलाउ कर दो. But with time, we will see that we will move away from static passwords to biometric based authentication, to hardware key based authentication for more sensitive systems. कुछ products आते हैं जिसके अंदर you can do hardware based authentication. Even these days, it's not very prevalent at the moment, but passkeys करके even Apple phones and Android phones support करते हैं, which basically makes your hardware as your authentication provider. So once you are coming in from the right hardware, so the keys to encrypt, to log into the application is stored on your. Now we are also seeing, ECG waves, brain waves also for authentication. That is a development happening in that direction as well, right? So I think because password at the same time in security, we also say, जब हम बोलते हैं password is something that is most critical to security to preserve, but it is most dangerous as well. Having static password is most dangerous as well, because attacker के लिए वो एक gold mine है. उसको पासवर्ड मिल गया, then they have access to the information. So we are seeing, that transition as well, and I think over years we will see more and more moving in that direction.
तो हमारा अगला सेगमेंट है करियर एडवाइस एंड फ्यूचर स्कोप। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी का क्रेज है और आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में करियर कैसे बनाएं, तो अब इस सेगमेंट में आपको उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी डेफिनेटली एक बूमिंग फील्ड है जिसमें ग्लोबल लेवल पर मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल्स की डिमांड है, और इसमें सही गाइडेंस भी बहुत कम मिलती है क्योंकि ये फील्ड कंपैरेटिवली नया है। वैसे तो ये काफ़ी पहले से चल रहा है, बट इतना इसका स्कोप नहीं था, या ये कह लें कि इतना पॉपुलर नहीं था। तो अब माजिद सर से आज हम जानेंगे कि इस फील्ड में आने का बेस्ट तरीका क्या है। साइबर सिक्योरिटी आज के ज़माने का सबसे तेज़ बढ़ता हुआ करियर ऑप्शन है। सिर्फ 1 साल में साइबर क्राइम की वजह से जो दुनिया को नुकसान हुआ है, वो डेटा मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, बट मुझे बड़ा माइंड बॉगलिंग लग रहा है कि $8 ट्रिलियन का नुकसान 1 साल में हुआ। और 2025 में तो ये फिगर, जो साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स की रिपोर्ट है वो बताती है कि ये फिगर 2025 में होगा $10.5 ट्रिलियन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान की। तो जापान की जीडीपी से ऑलमोस्ट डबल ये नुकसान है। प्लस एक और मैं डेटा देख रहा था कि हेल्थ सेक्टर का ग्लोबली, पूरी दुनिया में हेल्थ पर कितना पैसा खर्च होता है, वो भी 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर है। सो आप इमेजिन करिए कि जितना पैसा पूरी दुनिया में हेल्थ पे खर्च हो रहा है, उतने पैसे का नुकसान साइबर क्राइम्स की वजह से हो रहा है। सो आप इमेजिन करिए कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। सो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड भी रिकॉर्ड लेवल पे है, और 2025 में, यानी इसी साल, ये 3.5 मिलियन जॉब्स भरी जानी है। तो आप इमेजिन करिए कि इसमें एक और जो साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स स्टडी है वो कहती है कि ट्रेंड लोग मिल ही नहीं रहे हैं इस सेक्टर के लिए। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? ये सिर्फ एक आईटी फील्ड नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आपको दुनिया के हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स से एक कदम आगे रखेगी। तो माजिद सर, आज साइबर सिक्योरिटी में एंट्री के तो कई तरीके हैं। फॉर्मल डिग्री ऑफ कोर्स एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मैं देख रहा था कि 50% साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने इस फील्ड में आने के लिए कोई ट्रेडिशनल डिग्री ली नहीं। ये साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स की रिपोर्ट है 2023 की। सो किसी भी स्टूडेंट के लिए इसमें जो एंट्री है उसका तरीका सर्टिफिकेशंस है। जैसे कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेशंस के बारे में मैं देख रहा था, सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स जो हैं CEH, और CISSP जैसे काफ़ी वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है जो सिर्फ 6 से 12 महीने में किए जा सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट 12th या ग्रेजुएशन के बाद साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट रोड मैप क्या है? व्हाट आई फील इज, जब हम लोग भी हायर करते हैं यंग फ्रेशर्स को या यंग स्टूडेंट्स को, तो पर्सनली व्हाट आई फील इज प्रोडक्ट नॉलेज। स्पेशली आप जब यंग जनरेशन को हायर कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिले या ना मिले, इट इज ओके, एंड आई पर्सनली फील इट इज इररिलेवेंट। यू कैन ऑलवेज ट्रेन पीपल ऑन प्रोडक्ट नॉलेज, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज उनके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं। एंड वो एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई, एंड द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज हाउ वेल दे आर एबल टू आर्टिकुलेट what they observe, right? It could be in the form of verbal articulation, it could be in the form of email articulation, depending on the nature of work जो है। तो एक वो aspect हो गया, technical competencies, how well they are able to articulate themselves, and third thing I would say is जो कि especially in cyber security field, technical cyber security field, एक लॉजिकल थिंकिंग एक इंसान के पास रहेगी। क्योंकि जब आप एक अटैक को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, अगर आप एक माइंडसेट समझो अटैकर का, राइट, यू कैन इंटरप्रेट इट वेल। सो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के अंदर, विदाउट इवन गोइंग टू प्रोडक्ट और वेंडर सर्टिफिकेशन, व्हाट आई सजेस्ट इज बिल्ड अप ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। वैसे आप खुद भी कर सकते हो, देयर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल दीज डेज ऑन यूडीमी, साइब्रेरी, यूट्यूब, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। लेकिन स्ट्रक्चर अप्रोच करने के लिए आई फाइंड एक्चुअली एक CompTIA का सर्टिफिकेशन है विच इज़ फोकसिंग अराउंड सिक्योरिटी। एक नेटवर्क्स का है, एक सिस्टम का है, लिनक्स इज
is a lot used in cyber security. तो अगर लिनक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं किसी के, सिस्टम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, नेटवर्क रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, जो कि ये सर्टिफिकेशन है, डिफरेंट पाथ्स हैं इसके अंदर, अगर आप करेंगे, सो आई थिंक दिस हेल्प्स. एंड फिर उसके बाद इवन साइबर सिक्योरिटी, I think अपना conversation was more around technical, but cybersecurity itself is a broad field. उसमें आप cyber security defenders बन सकते हैं, जो कि हम SOC analyst की बात करते हैं, जो कि attack को investigate करते हैं, respond करते हैं. You can pick up a domain which is around being offensive security. You can become ethical hackers. So that's a different kind of skills, but you are now kind of doing more hacking, but in an ethical way. So that is another domain. You can be an administrator of security technologies. That is another domain that you manage security. जैसे firewall होती है, antivirus होता है, EDR होता है, SIM जो हम बात कर रहे थे, तो ये सब टेक्नोलॉजीज हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये एक डोमेन है. उसके बाद आई थिंक समथिंग दैट यू विल बी एबल टू रिलेट बिकॉज यू कम इन फ्रॉम अ पॉलिसी बैकग्राउंड एज वेल. साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज हैं. ISO 27001 है, बिजनेस कंटिन्यूटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, और हर रीजन के, कंट्री के अपने खुद के डेटा प्राइवेसी के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं. तो वो भी एक साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है. सो सम पीपल मे वांट टू मैन्यूवर इनटू दैट डायरेक्शन. सो जनरली व्हाट आई recommend in terms of new generation is it is good to look at a slightly broader perspective. Again, you don't have to go into depth, लेकिन look at, अगर साइबर सिक्योरिटी में आपको इंटरेस्ट है कि मैं ऑफेंसिव के अंदर जाना चाहता हूँ, डिफेंसिव में जाना चाहता हूँ, कंप्लायंस में जाना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ, and then gradually you scale up, you continue to develop skills in that direction. अक्सर लोग सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए एक्सपर्ट कोडर बनना ज़रूरी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली 80% साइबर सिक्योरिटी के जो रोल्स हैं उनमें बेसिक स्क्रिप्टिंग जैसे पाइथन या बैश वो काफ़ी होता है. और अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो क्लाउड सिक्योरिटी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि दुनिया के 60% से ज़्यादा बिजनेसेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो गार्टनर की रिपोर्ट है 2024 की, उसके हिसाब से. सो साइबर सिक्योरिटी काफ़ी वास्ट फील्ड है वैसे तो, जैसा अभी आपने बताया अलग अलग किस तरह के इसमें ऑप्शंस हैं. तो अगर एक स्टूडेंट कोई बिगिनर है तो उसकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, या किस तरह का स्पेशलाइजेशन पे उसको फोकस करना चाहिए? This I think is again a very valid point. Cloud security हम बहुत ही ज़्यादा adoption देख रहे हैं, and it is of course अब तो काफ़ी adopt हो गया है. When it started, it almost felt जो कि legacy टाइम से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, उनके लिए तो एक तरह से फिक्शन था जब इनिशियली क्लाउड आया था. दे हाउ ग्रेसफुली यू कैन बिल्ड अप न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पहले यू हैड टू ऑर्डर हार्डवेयर, बिल्ड दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो क्लाउड अडॉप्शन इज मैसिवली इंक्रीजिंग. उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम देखें, जो सबसे बड़े CSPs जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो है आपका अमेजन है, गूगल है जो कि GCP गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ओरेकल क्लाउड है. सो सबके अपने स्पेशलाइजेशन के सर्टिफिकेशंस हैं. आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ गुड ग्रोथ पाथ फॉर पीपल टू लुक एट. माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अ वेरी वेरी डिफाइंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कि स्टार्टिंग का फंडामेंटल का ये है, देन यू कुड एक्चुअली गो इनटू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट. सो सबके अपने ग्रोथ पाथ डिफाइंड है. तो आई वुड से पिक अप द बिग CSPs, Microsoft, Azure, GCP, because I think it will open doors for you to into an enterprise, because enterprise are looking for these kind of people. And उसके अंदर फिर और अपने एडवांस जाते हैं तो एक DevOps का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि DevOps and even DevSecOps, उसमें सिक्योरिटी भी प्लग इन कर लें, that how we can automate building the infrastructure using Kubernetes and things. So I think that is a good direction from a career roadmap perspective as well. सर, अब जो मेरा क्वेश्चन है, ये हमारे जो भी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है. आई एम प्रीटी श्योर दे मस्ट बी कीन टू नो कि इसमें जो इनकम है वो कितनी होती है, क्योंकि मैं एक स्टडी देख रहा था, पे स्केल एंड ग्लासडोर की 2024 की जो स्टडी है, वो कहती है कि भाई इंडिया में तो करीब 6 से 12 लाख के आसपास पर एनम, और अगर आप ग्लोबली बात करें तो 70,000 से 120,000 USD पर एनम में कहीं भी ये सैलरी हो सकती है. और अगर एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 5 साल के आसपास का, अगर उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इंडिया में करीब 30 लाख के आसपास तक उनकी एनुअल सैलरी हो जाती है. और US या UK की बात करें तो
150,000 को क्रॉस कर जाती है यूएसडी में अगर बात करें पर एनम। तो इसमें अब जो सेक्टर्स की बात है कि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स या हायरिंग जो हो रही है वो बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर में तो हो ही रही है, उसके अलावा आईटी कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज भी काफ़ी हायरिंग कर रहे हैं। अब साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा है, और अब आप ये बताएं कि जो फ्रेशर्स आते हैं तो उनके लिए कितनी इनकम या कितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकता है। श्योर श्योर। सो देखिए, पहली बात तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ दोज फील्ड, एंड आई थिंक आई पर्सनली एम वेरी फॉर्चुनेट बीइंग इन दैट फील्ड फ्रॉम लास्ट 20 years, that it was relevant, but it is becoming more and more relevant as we move forward, and I think that will continue. इवन मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड दूंगा बिफोर वी कम टू दैट क्वेश्चन, इज कि जैसे हम बात करें इवन एआई की जो हम बात कर रहे हैं, सो अभी हम majority of our discussion was around how do we use AI for security, but there is also security in AI, that how do we secure AI as well, because AI में भी बहुत सारे security vulnerabilities रहेंगी, hallucinations होंगे, biasness होंगे, how do we address those? So that itself opens a new career path, right? So, and another example I will give, for example, जब COVID, unfortunately, जो COVID हुआ, right, majority of businesses had major impact. So, blessing in disguise kind of situation, that cybersecurity market boomed at that time as well. क्योंकि कनेक्टेड सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। जो कंपनी पहले कभी भी रिमोट वर्किंग की बात नहीं करती थी, सडनली उन्होंने बोला यार मेरे को अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है, आई नीड टू लेट माई पीपल वर्क फ्रॉम होम, राइट। उसका मतलब ये था कि उनको सिक्योर वे ऑफ कनेक्शन रिमोट वर्किंग के चाहिए थे। तो सडनली साइबर सिक्योरिटी मार्केट took a boom. So from that perspective, as more and more dependency on IT systems will increase, which it will increase, cybersecurity requirement will go up. So from a market perspective, I think it is gonna be very relevant domain. So I think people, parents or students who are looking there is the career option, I can super confidently say that cybersecurity market will be relevant. Now in terms of job market, so enterprises will continue to invest in hiring the best people. I think multiple studies prove that there is a massive shortage of cybersecurity resources. Some people say that they're close to 5 million people who are short cybersecurity, professionals are short based on the market needs today, and which is the gap is also increasing close to 15 to 20% year on year. हो सकता है AI की वजह से हम उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करें, and again we'll talk about it as well, but eventually that massive market will be there. And from a compensation perspective, I think it although it matters a lot in terms of what location we are talking about, maybe in certain cities the job, the salary ranges are different, but again this aligns back to what the cost of living is there within that city, right? So but I can confidently say, if you compare with similar industry, I think cybersecurity, these tech related jobs will have a slightly upper edge in terms of the compensation as well, because it's a niche skill, right? So maybe in a developed, I would say, grade 1 city within India, I would say 6 to 8 lakhs, 6 to 10 lakhs is a comfortable range for people to start, starting salary, to get maybe in a maybe a second grade or the level 2 tier 2 cities, I would say it would maybe slightly less, probably between 4 to 6 lakhs, but that is still, I would say from that city perspective, it is it's for freshers. It is, yeah. And then based on your experience and your now, जैसे अपन बात कर रहे थे कि डोमेन्स की, जो हम एक डिफेंडर का एक डोमेन रहता है जो हम बात कर रहे थे, वो एक मैच्योर होता है एक फोरेंसिक्स के रोल में. सो फोरेंसिक रोल इज वेरी पेड अ लॉट. So again, especially if you look at maybe in US and European countries as well, I think they're paid a lot more than average IT professionals. तो साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, और बिगनर्स के लिए जैसे हैक द बॉक्स या ट्राई हैक मी और ओवर द वायर जैसे फ्री प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, और ये काफ़ी अच्छे भी हैं, मैंने सुना है. सो एक हैकर की तरह सोचने और प्रैक्टिस करने का स्टूडेंट्स को मौका मिल जाता है इनसे. बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. 2023 में जैसे हैकर्स कम्युनिटी ने सिर्फ बग बाउंटीज से 60 मिलियन USD कमाए थे, जो
हैकर वन रिपोर्ट है 2023 की, उसके हिसाब से। तो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करके करीब 50,000 से 1 लाख रुपया पर प्रोजेक्ट कमा सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस करना चाहता है और अगर साथ साथ वो ये भी चाहे कि उसे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस भी मिलें, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स या तरीके क्या हो सकते हैं? I would say first thing is that while you're studying, whatever you're doing in your school or in your college, make sure that you make yourself cyber aware. You're aware about what is happening in and this is your self learning, self enabled. And the reason that is important is एक तो आप खुद को enable कर रहे हो, it is also opening doors for you in an enterprise market, in a professional world as well. उसके बाद I think you should focus on getting some kind of internship in a cybersecurity domain. I think that gives you a lot more real world experience. So लेकिन आपका खुद का अगर एक प्रोफेशनल माइंडसेट रहेगा तो दैट विल हेल्प यू। जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तो उसको आप यूज करोगे, एंड इफ यू आर एबल टू प्रूव योर वर्थ, then the job doors will open. And maybe another thing I'll just mention is if you yourself or maybe your school can support, if you are able to actively use some kind of labs. Personally, even today, I've been in, although I've been in the cybersecurity domain for 20 years, sometimes I miss as much as a able to do hands-on on technologies 20 years back or maybe 15 years back. I'm probably not able to do it, but I still run my home lab. So I still run maybe using Raspberry Pis. I was discussing with a colleague of yours earlier today, is that to run some AI models on my personal computer just to test, because at least it will be relevant. So if you can support and if you can encourage your education system to support, I think that will be very relevant to run labs. Like I was telling you in the morning when we were discussing कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर स्कूल में भी चाह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी लैब्स हम लोग सेटअप करें, सो दैट ग्रेड 5 या 6 में जब स्टूडेंट्स हैं उसी टाइम से हम उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें, और फिर उनको एज अ प्रोफेशनल इफ़ वी ट्रेन वंस दे आर इन से ग्रेड 8 और 9, सो बाय द टाइम दे आर इन 12th उनको इतनी एक्सपर्टीज़ आ जाए उनमें, या उनकी स्किल्स हम इतनी डेवलप कर देंगे कि वो फिर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना एक जॉब भी देख सकते हैं या एक करियर प्लान कर सकते हैं। सो डू यू थिंक दैट एवरी स्कूल शुड स्टार्ट वर्किंग इन दिस डायरेक्शन? और अगर इस तरह के साइबर सिक्योरिटी लैब्स हम लोग सेटअप करें तो बेटर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हम लोग तैयार करके कंट्री को दे पाएंगे, और ऑफ कोर्स ग्लोबली भी वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जी, I think it is very relevant and I was excited to see आपका उस कॉन्सेप्ट पे थॉट प्रोसेस, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्टिंग एक माइंडसेट बिल्ड होना चाहिए एंड देन योर कॉम्पिटेंसीज शुड बिल्ड, राइट? तो जब हम even if you don't want to get into a technology domain, I would say, right, even if you don't want to be a cybersecurity professional, but the tech knowledge is going to be super relevant, whichever field you are in. Even आप एक चाहे आप मार्केटिंग डोमेन में जाएंगे, आपको टेक अंडरस्टैंडिंग, एंड बल्कि आई वाज एक्चुअली रीडिंग WEC का एक रिपोर्ट which talks about वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट which talks about what kind of skills will be relevant in 5 years from now. So it focuses a lot on technology competencies. Not necessarily that you have to be an AI developer, not necessarily that you have to be a cybersecurity professional. Right? Even if you want to do SEO job, even if you want to do a marketing job, even if you want to do a maybe whatever, but tech knowledge is super relevant, which is why I think it is important. जैसे I think अपन इस पे भी discuss कर रहे थे prompt engineering के ऊपर, right? So how to, because AI has to complement what we know, right? So if you are able to write valid questions from AI, it will help you in a professional life as well. So I think your thought process around building a tech lab within the school, I think it will help a lot in paving the right path for our future generations to come. अच्छा, अब आप बताएं, जैसे AI और ऑटोमेशन से साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट ग्रो होने वाली है, ये तो डेफिनेटली हमें पता चल ही रहा है। जैसे मार्केट्स रिसर्च जो है 2024 की, दैट सेज कि 2028 तक जो
एआई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं उनका मार्केट करीब 133 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचने का एस्टिमेशन है। लेकिन दूसरी तरफ जो साइबर थ्रेट्स हैं वो भी उसी तेज़ी से बढ़ेंगे। और 2024 में जैसे डीप फेक स्कैम्स और एआई जनरेटेड साइबर अटैक्स हमने देखा कि ऑलरेडी कैसे इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स और पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट डाला। और फोर्ब्स टेक रिपोर्ट 2024 कहती है कि फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी में स्पेसिफिकली एआई इंजीनियर्स और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन साइबर सिक्योरिटी करियर्स को कैसे इम्पैक्ट करेंगे और क्या ये इंडस्ट्री फ्यूचर प्रूफ है? I think we will probably, I kind of think of it in a way that we will make it even more interesting for cybersecurity professional using AI and automation. Because क्या है कि अभी हमारे जो जॉब करते हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, in all reality lot of the work that they do is mundane, right? So अगर हम उसको ऑटोमेट कर दें यूजिंग ऑटोमेशन दैट वी नो यार ये काम I don't need human to waste time on it. So what we will be able to do is we will make them more efficient. We will be able to optimize repeatable tasks and then let them focus on more complex and challenging work. So I think it will become more efficient. तो अब उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि यार मुंडेन काम कर रहे हैं तो फिर भी एटलीस्ट इट इज अ जॉब फॉर पीपल बिकॉज दे मेकिंग मनी. सो बट आई थिंक बिकॉज द जॉब मार्केट विल ओपन फर्दर, अडॉप्शन विल इंक्रीज, तो हम एक अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का मोटिवेशन इनफैक्ट इंक्रीज कर देंगे यूजिंग एआई एंड ऑटोमेशन. सो जॉब्स विल स्टिल बी रेलेवेंट एंड आई थिंक उसको वी कॉल इट, वी विल एनहांस. सो यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एआई and human intelligence, I think we will have an enhanced combination and high impactful cybersecurity professional. सर आपके क्लोजिंग एंड फाइनल थॉट्स लेते हैं कि अगर साइबर सिक्योरिटी और एआई के फ्यूचर को एक सेंटेंस में आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? I think I would say it's probably it's slightly controversial, but I think I would say it's a blessing and curse. AI के context में मैं बात कर रहा हूँ अगर, it's a blessing and curse. Like अपने इस पे थोड़ा सा it's a double-edged sword. In fact, I clearly remember, I mean, we were discussing internally in my organization with our marketing team. We wanted to write a blog, and we had written a lot of content around how AI is helping. But then I was discussing with them, and I said, I think let's write some content around how AI is creating issues for cybersecurity professionals as well, right? So I think what is important is just to accept that fact that AI is not just for you, it is for everyone, good or bad, right? Or ugly, whatever it may be, right? So yeah, I would say, it's a perfect combination, but not to forget that, bad guys are using it as well. So embrace it, and it is a must if you have to be relevant in a cybersecurity market. Right. So एक छोटी और स्मार्ट साइबर सिक्योरिटी टिप जो हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल को फॉलो करनी चाहिए. In general, I would say, which probably is a bit of cliche as well, that if it's too good to be true, it is probably not true. Generally, I think that's how the attackers lure people into into playing with your emotions. So I think that is relevant, but I think that's more from a common people mindset. But I would say from a professional or someone who's looking to get into cybersecurity or someone who's in cybersecurity domain, I think इस पे भी अपन ने briefly बात किया था कि we use this phrase that it is no longer a matter of if a breach will happen, it is a matter of when a breach will happen, right? So how resilient we are, how prepared we are to come out of that situation. So I think accept that fact, the breaches are inevitable. Your strategy should definitely be make it difficult for attackers to come in, and almost unlikely, but that will fail at some point of time. So when they do occur, how do you come out of the situation? So that's how probably I would want to sum it up. The breaches are inevitable. Just prepare yourself from a cyber resiliency perspective. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट द पॉडकास्ट. आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो इंसाइट्स साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन के बारे में आपने शेयर किए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर कर रहे हैं टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन और इन दिस फील्ड, दे विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, and now with this they'll be in a better position to take decisions for their future if they want to get
into this cyber security field. No problem. Thank you so much for inviting me as well. As we started with, I felt nostalgic to be back in school, and I think you have an amazing setup, and I'm massively impressed by the passion that you have in driving the future of this school, the things that you're working towards. So I'm really looking forward to the success of VCAN School. Thank you for that. Thank you as well. तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, एआई और ऑटोमेशन के फ्यूचर में इंटरेस्ट है तो ये एपिसोड मिस मत करें। तो आज हमने देखा कि साइबर स्पेस एक बैटलफील्ड है और उस बैटलफील्ड के सोल्जर्स वो लोग हैं जो हमें हैकर्स से बचा रहे हैं। माजिद सर ने हमें बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन कैसे साइबर सिक्योरिटी को नए हाइट्स तक ले जा रहे हैं और कैसे आप भी इस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि एआई से थ्रेट्स भी कैसे बढ़ती जा रही हैं। और आखिर में एक बात याद रखना, इंटरनेट एक जंगल है, या तो आप शिकार बनोगे या शिकारी। और दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। कोई सवाल हो या कोई नया टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, एक नए प्रोफेशन, नए एक्सपर्ट और नए सीक्रेट्स के साथ। मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं स्विच टॉक पॉडकास्ट, क्योंकि करियर ब्लाइंडली नहीं, स्विच स्मार्टली। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।